क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय निरीक्षण की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए और इसे अधिक मजबूत करने के लिए क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं। तो अगर इसका दृष्टिकोण देखा जाए तो कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण की आवश्यकता और साधनों पर प्रकाश डालते हुए उत्तर को आरंभ करना होता है। कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय निरीक्षण की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए और इसके बाद निष्कर्ष दीजिए। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है ताकि कार्यपालिका को उसकी नीतियों और कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके। इसका उद्देश्य कार्यपालिका को असीमित शक्तियों का प्रयोग और मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकना है। इस संबंध में संसद विचार विमर्श और चर्चा के साधनों का प्रयोग करती है। इन साधनों में प्रश्नकाल है, शून्यकाल है जैसे साधन यूज किया जा सकता है और विभिन्न समितियों एवं प्रस्तावों के माध्यम से कानूनों को स्वीकृति और अस्वीकृति प्रदान की जा सकती है तथा वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। उपयुक्त विभिन्न समितियों में प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, विभागीय समिति आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा विभिन्न प्रभावों जैसे अविश्वास प्रभाव, स्थगन प्रस्ताव आदि के माध्यम से भी कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। हालांकि अधिक अनुक्रियाशील कार्यपालिका के लिए उपाय उतने प्रभावी नहीं रहते जितनी उम्मीद की जा सकती है। इन्हें विभिन्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। बहुमत प्राप्त दल का शासन। नंबर 1, संसद में अगर बहुमत प्राप्त दल सत्ताधारी कार्यकारिणी का गठन करती है तो इसलिए इसकी इच्छा सदन में प्रभावी होती है, भले ही किसी विधेयक के लिए पर्याप्त विरोध क्यों न हो रहा हो। दूसरा है विचार विमर्श और चर्चा की कमी। संसद के पिछले कुछ सत्रों को अगर छोड़ दे तो शायद संसद परिचर्चा हेतु आवंटित कार्यविधि को भुना पाई हो। इसका कारण यह है कि विचार विमर्श और चर्चाओं के दौरान होने वाले व्यवधानों के कारण। उदाहरण के लिए नीति अनुसंधान अध्ययन विधायी शोध PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार 16वीं लोकसभा यानी कि 2014 से 19 के निर्धारित समय का 16% समय व्यवधानों के कारण व्यर्थ हो गया। तीसरा पॉइंट, पर्याप्त जांच के बिना कानून पारित कर देना। 16वीं लोकसभा में प्रस्तुत किए गए विधेयकों में 25% विधेयक को ही संसदीय समिति के लिए संदर्भित किया गया। 15वीं और 14वीं में इसका जो आंकड़ा था वो 71% और 7% था। ठीक है, फिर आता है गिलोटिन का यूज़। अनुरोधों की तकनीकी प्रकृति और बजट पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय की कमी के कारण बजट को लगातार गिलोटिन के माध्यम से अनुमोदित किया जा रहा है और इस प्रकार कार्यपालिका का वित्तीय नियंत्रण कम हो रहा है। प्रत्यायोजित विधान का विकास। छठा है, प्रत्यायोजित विधान ने विस्तृत विधियों के निर्माण में संसद की भूमिका को कम कर दिया और नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि की है। कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उपाय। तो पहला है विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। सदन में एजेंडे को निर्धारित करने के लिए विपक्षी दल को अधिक व्यापक भूमिका देनी चाहिए जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में प्रचलित है। इस प्रकार सरकार को प्रभावी ढंग से जवाबदेह ठहराया जा सकता है। दूसरा है प्रत्येक सदन के पटल पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करना। कार्य संचालन नियमों को संशोधित करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों के मुद्दे से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे। साथ ही समितियों की रिपोर्ट पर संसद के सदनों के पटल के चर्चा हेतु प्रावधान को शामिल किया जा सकता है। संसद की अपने सत्ता को आहूत करने की शक्ति। वर्तमान में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से राष्ट्रपति के आदेश पर संसद के सत्ता को आहूत किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए एक संवैधानिक संशोधन पर विचार करना आवश्यक है कि यह सुनिश्चित हो सके कि महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए आवश्यक संख्या में संसद सदस्यों के अनुरोध पर भी संसद के सत्ता को आहूत किया जा सकता है। चौथा है समिति प्रणाली को मजबूत करना। समिति के समक्ष मंत्रियों की उपस्थिति को अनिवार्य बनाकर बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाकर समिति के कार्यवाही में जन भागीदारी बढ़ाकर आदि के माध्यम से किया जा सकता है। निष्कर्ष, कार्यपालिका में मजबूत संसदीय निरीक्षण न केवल सरकार को जवाबदेह बनाता है बल्कि सुनिश्चित करता है कि नीतियों प्रभावकारी हो और नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करती हो। इसके अतिरिक्त यह शासन के समग्र रूप से सुधार भी करती हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की संरचना का विवरण देते हुए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और व्यावसायिक परिवेश में बेहतर बनाने में इनकी भूमिका की चर्चा कीजिए। तो पहला तो प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना के लिए इसका संक्षिप्त में आप लिखिए, फिर संरचना बताइए और इसकी व्यावसायिक भूमिका को सुनिश्चित करने में इनकी क्या है उस पर चर्चा कीजिए और निष्कर्ष दीजिए। निजी क्षेत्र की भागीदारी और विदेशी निवेश पर सरकार के नियंत्रण में क्रमिक रूप से कमी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत हुई थी। इसे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा रोधी प्रथाओं को खत्म करने और उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। प्रतिस्पर्धा आयोग की संरचना, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 से अनधिक अन्य सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इनकी जो अर्हताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारोबार, वाणिज्य, वित्तीय विधि, लेखाकर्म, प्रबंधन, उद्योग, लोक कार्य या प्रतिस्पर्धा संबंधी जैसे इनके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीतियों में शामिल हैं। कम से कम 15 वर्ष का विशेष ज्ञान और वृत्ति का अनुभव होना चाहिए। देश में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और व्यावसायिक परिवेश को सुनिश्चित करने में प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका निम्नलिखित है। पहला है एंटी ट्रस्ट प्रथाओं की जांच। प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर निर्देशित है। यह मामलों का सतत संज्ञान लेता है और प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों, व्यापार संघों, नीलामी में हेराफेरी संबंधित मामलों की जांच कर सकता है। साथ ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को द्वारा वर्चस्वपूर्ण स्थिति के दुरुपयोग के संबंधित मामलों की जांच भी कर सकता है। दूसरा है अर्थदंड व अन्य उपाय। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो प्रतिस्पर्धा आयोग व्यवसाय के अनुचित तरीकों के तत्काल रोकने के कारण अर्थदंड भी अधूरोपित कर सकता है। तीसरा, उपभोक्ता कल्याण। यह आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्ष और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित होता है कि बाजार उपभोक्ता के लाभ और कल्याण के लिए कार्य करे। चौथा है विलय और अधिग्रहण की मंजूरी। इस प्रतिस्पर्धा विलय आयोग विभिन्न विलय और अधिग्रहण के प्रस्तावों को एकाधिकारवादी प्रथाओं या प्रभुत्व स्थिति के दुरुपयोग के संभावित प्रयोगों की जांच के बाद मंजूरी देता है और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा आयोग देश भर में व्यावसायिक परिवेश की सुविधा भी प्रदान करता है। जागरूकता। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का एडवोकेसी डिवीजन जागरूकता फैलाने और विभिन्न प्रतिस्पर्धा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की गतिविधियों को संचालित करता है। इसमें है सेमिनार कराना, सम्मेलन कराना, वर्कशॉप आयोजन, इंटरेक्टिव सत्र आयोजित कराना, मूड कोर्ट प्रतियोगिता कराना, इंटर्नशिप, रोड शो, कानून का प्रतिस्पर्धी आकलन, निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराना, प्रतिस्पर्धा कानून के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक सामग्री का प्रकाशन आदि। पांचवा है बाजार अध्ययन। यह संभावित प्रतिस्पर्धा वाले मुद्दों से जुड़े क्षेत्रों की पहचान करता है और बाजार का अध्ययन करता है। भारत में फिल्म वितरण श्रृंखला आदि, जैसे औषधि फिल्म वितरण संरचना आदि। ठीक है, आयोग ने 1200 से अधिक प्रतिस्पर्धा विरोधी मामलों का निर्णय दिया है और विलय, अधिग्रहण, लेन देन पर त्वरित एवं सतत अनुमोदन के लिए ग्रीन चैनल का प्रावधान जैसे कई नवाचारों का प्रावधान भी किया। हालांकि चेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा में वर्ष 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रभावी कार्यप्रणाली में अपीलीय प्राधिकरण, अन्वेषण शक्तियों, दंड निपटान प्रतिबद्धता आदि से विभिन्न मुद्दों की जांच पहचान की है। समितियों के प्रमुख निष्कर्ष। समितियों के प्रमुख अनुशंसाओं को प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में शामिल किया गया है। एक सक्षम प्रतिस्पर्धा संस्कृति को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए इस विधेयक को अतिशीघ्र पारित किया जाना चाहिए। इसके जरिए सहभागिता और प्रवर्तन को माध्यम बनाकर कारोबारों को निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी, नवाचारी बनाने, उपभोक्ता कल्याण वृद्धि करने और आर्थिक विकास में सहायता के लिए प्रेरणा दी जा सकेगी। भारतीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन में लोक प्रतिनिधित्व आंदोलन (आरपीए) के महत्व पर चर्चा
चर्चा कीजिए। इसमें बताना है कि लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है 1951 का इसमें संक्षिप्त विवरण दीजिए, फिर इसकी व्याख्या कीजिए और कैसे सुचारू संचालन करने में सहायता होता है ये बताइए। फिर आगे की राह के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। ठीक है। भारत का संविधान अनुच्छेद 337 के तहत संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए निर्वाचित कराने, निर्वाचक नामावली तैयार करने और निर्वाचक क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित मामलों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति देता है। इसलिए सरकार ने इस संदर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को पुनः स्थापित किया है। आरपीए 1950 परिसीमन और मतदाता सूची से संबंधित है, जबकि 1951 चुनावों के सुचारू संचालन से संबंधित है। आरपीए 1951 के कुछ उपबंध जो भारतीय लोकतंत्र को सुचारू संचालन में सहायता करते हैं। पहला है भारतीय राजनीति का अपराधीकरण। यह अधिनियम सदनों के सदस्यों के लिए अर्हताएं और निहरताएं संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदनों के निर्वाचन या उनमें भ्रष्ट आचरण अन्य अपराधों के संबंध में प्रावधान करता है। साथ ही इसके तहत निर्वाचन के संबंध में अथवा उनसे उत्पन्न होने वाले संदेह विवादों को निर्णय हेतु भी प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह अधिनियम केवल उन आहित उम्मीदवारों के विधानमंडलों में प्रवेश को सुनिश्चित करता है जो विभिन्न अपराधों जैसे धार्मिक वैमनस्य, अस्पृश्यता, रिश्वतखोरी आदि को बढ़ावा देने के लिए दोषी नहीं है। इस प्रकार भारतीय राजनीति का भी अपराधीकरण करता है। जवाबदेही और पारदर्शिता। आरपीए 1951 की धारा 77 के तहत निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन के दौरान किए गए सभी व्ययों का पृथक और सही विवरण प्रदान करे। इससे सार्वजनिक धन के उपयोग का व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता के दुरुपयोग में उम्मीदवारों को जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। दूसरा है निर्वाचन उत्तरदायित्व का स्पष्ट परिसीमन। निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र का प्रावधान। इस तंत्र में मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यों के प्रत्यायोजन और जिला निर्वाचन अधिकारी पर्यवेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी जैसे अन्य अधिकारियों के साथ कर्तव्य उत्तरदायित्व शामिल है। चौथा है राजनीतिक चंदे की घोषणा। अधिनियम निर्वाचन में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के पंजीकरण और अंशदान स्वीकार करने के उनके अधिकार और तथा प्राप्त चंदे की घोषणा करने का प्रावधान करता है। पांचवा सहभागी लोकतंत्र। यह मतदान के अधिकारों को एक वैधानिक अधिकार के रूप में बंद करता है। निर्वाचनों में मतदान की शैली की घोषणा करता है। साथ ही वोटिंग मशीन कुछ वर्गों के लिए व्यक्तियों के लिए मतदान की विशेष प्रक्रियाएं का प्रावधान भी करता है। इस प्रकार यह योग्य उम्मीदवारों के चयन में लोगों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ ही साथ उन्हें सशक्त बनाता है। छठा है विवाद निवारण तंत्र। यह चुनाव याचिकाओं को दायर करने की विधियों को बंद करके विवाद निवारण तंत्र प्रदान करता है। साथ ही उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका पर विचार करने का अधिकार देता है। अन्य उपबंध। यह निर्वाचन से पूर्व किसी मान्यता या राजनीतिक दल के उम्मीदवारों की मृत्यु के पश्चात अनुसरण की जाने वाली सामान्य प्रक्रियाओं, एक व्यक्ति के एक से अधिक सदनों के लिए निर्वाचित होने वाली सीटों को रिक्त करने की प्रक्रिया आदि की व्याख्या भी करता है। निष्पक्ष निर्वाचन। निष्कर्ष। निष्पक्ष निर्वाचन एक मजबूत लोकतंत्र का अनिवार्य सिद्धांत है। इस संबंध में उमेश सिन्हा समिति 2019 से कुछ संशोधन की हैं, जैसे कि आदर्श आचार संहिता में परिवर्तन, निर्वाचन से जुड़े अपराधों के उल्लंघन के लिए तंत्र विकसित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता लेना। भारत निर्वाचन आयोग ने सांसद से आरपीए 1951 में धारा 58A की तर्ज पर मतदाताओं को दी जाने वाली रिश्वत से निपटने के लिए 58B पुनः स्थापित करने के लिए भी कहा है। ध्यातव्य कि 58A बूथों में बलात् ग्रहण से संबंधित है और आरपीए 1951 को और मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 17। 42 संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, उसकी चर्चा कीजिए। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहते हैं क्योंकि इस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन किए गए हैं। इसके तहत संविधान के कई पहलुओं को प्रभावित करने के लिए व्यापक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है। 42 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में किए गए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं।
पहला है उद्देशिका में परिवर्तन। सर्वप्रथम इसमें भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तित कर दिया गया था। दूसरी शब्दावली राष्ट्रीय एकता को बदलकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता कर दिया गया था। हालांकि संविधान के विभिन्न उपबंधों ने इससे पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था, किंतु इन शर्तों को शामिल करने से भारत के संविधान में बदले हुए चरित्र को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। दूसरा है 7वीं अनुसूची में परिवर्तन। 7वीं अनुसूची में परिवर्तन शिक्षा, वन, न्याय, प्रशासन आदि सहित 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था। मूल कर्तव्य का समावेश 51A के तहत संविधान में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। इनकी प्रकृति गैर न्यायिक है, किंतु ये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि नागरिकों के लिए अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व भी शामिल होते हैं। न्यायपालिका की शक्ति में परिवर्तन। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार में कमी की गई थी। साथ ही संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया था। इस प्रकार नियंत्रण और संतुलन प्रणाली को भी प्रभावित किया गया था। डीपीएसपी में परिवर्तन। संविधान में 3 नए डीपीएसपी शामिल किए गए थे और एक में संशोधन किया गया था। इन परिवर्तनों के माध्यम से वंचितों को विधिक सहायता प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 39 से कामगारों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया था। 43 से पर्यावरण संरक्षण, 48 का प्रयास किया गया था। मूल अधिकारों पर सभी निदेशक तत्वों को प्रधानता देने के लिए 31 में संशोधन किया गया था। न्यायाधिकरणों का गठन। 42वें संविधान संशोधन ने सस्ते, सरल और त्वरित न्याय को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के भाग 14A को समाविष्ट करके साधारण न्यायालय के बोझ को कम कर दिया। ध्यातव्य है कि 14A प्रशासनिक मामलों के न्यायाधिकरण और 323A और अन्य मामलों के न्यायाधिकरण 323 भी शामिल किया गया था। संसद में परिवर्तन। 42वें संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से संशोधन किया गया था। यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और उसके परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, किंतु राज्य के राज्यपालों के संबंध में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। इस संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई और गणपूर्ति की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया था। संघीय ढांचे में बदलाव। इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय शासन की घोषणा से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करके केंद्र को मजबूत और कानून व्यवस्था स्थिति से निपटने के लिए किसी भी राज्य में सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार दिया गया था। निष्कर्ष इस प्रकार 42 संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का प्रयास किया गया था। इसके कई प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप मूल संरचना के सिद्धांत का उद्भव हुआ था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में अनुच्छेद 31C और न्यायिक पुनर्विलोकन के मुद्दे पर व्यापक रूप से चर्चा हुई थी। आगे चलकर 43वें और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका और लोकसभा विधानसभा के मूल अवधि को भी पुनः स्थापित किया गया था। हालांकि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जुड़े अधिकांश परिवर्तन को इस तथ्य को दर्शाते हुए बरकरार रखा गया कि यह जीवन दस्तावेज है और जिसमें समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की न्यायिक प्रणाली की संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके की न्यायिक प्रणाली के साथ तुलना कीजिए। आंसर 1, दक्षिण न्यायिक प्रणाली निश्चित शीघ्रता और निष्पक्षता के साथ विवादों को हल करने और विधि विरुद्ध व्यवहार को दंडित करने में सक्षम होता है। यह किसी लोकतांत्रिक समाज के मूल आधारों में स्तंभों में से एक होता है। भारत और अमेरिका की न्यायिक प्रणाली की तुलना। भारत और अमेरिका दोनों में संविधान देश की सर्वोच्च विधि के रूप में है, जबकि न्यायपालिका संविधान के संरक्षक और व्याख्याकर्ता के रूप में है। भारत और अमेरिका दोनों में न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। हालांकि भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा यूएस की तुलना में सीमित है। भारत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करता है, यूएसए विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करता है। हालांकि भारत में विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया है।
इस प्रकार यह विधि की उचित प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। भारतीय उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार संघीय मामलों तक ही सीमित है, जबकि अमेरिका में व्यापक अधिकार है। भारतीय उच्चतम न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार में संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक मामलों को शामिल किया गया है, जबकि अमेरिका में यह क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है। भारत न्यायपालिका के पास अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का व्यापक अधिकार है। अमेरिका में ऐसा कोई शक्ति नहीं है। भारतीय अनुच्छेद 143 के तहत भारतीय न्यायिक प्रणाली में सलाहकार क्षेत्राधिकार सीमित है, जबकि अमेरिका में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत और यूके की न्यायिक प्रणाली की तुलना। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है और जहां राज्य और केंद्र दोनों के कानून को उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में शासित किया गया है। यूके में एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली नहीं है। इसके बजाय इंग्लैंड और वेल्स के लिए अलग प्रणाली और स्कॉटलैंड के लिए दूसरी और उत्तरी आयरलैंड के लिए एक अलग प्रणाली, जब हालांकि ज़्यादातर उच्चतम न्यायालय अपील के लिए अंतिम न्यायालय के रूप में सबसे ऊपर है। भारत का संविधान संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के संरक्षण का अनुसरण करता है, जबकि ब्रिटेन में विधायी सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता पर आधारित न्यायिक प्रणाली है। इसके कारण भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग 3 आयामों अर्थात संविधान संशोधन, विधायी अधिनियमों, प्रशासनिक अधिनियमों के न्यायिक समीक्षा के रूप में किया जाता है, जबकि यूके में संसद के विधायी अधिनियमों की वैधता की जांच की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि यह द्वितीय विधान न्यायिक समीक्षा के अधीन है। भारत में संविधान के न्यायिक समीक्षा के विशिष्ट व्यापक प्रावधान है, जैसे कि अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 226। यूनाइटेड किंगडम में आलिखित संविधान है, यहाँ न्यायिक समीक्षा के कोई स्पष्ट प्रावधान शामिल नहीं है। यूके में न्यायिक समीक्षा न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। निष्कर्ष। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और भारत उदार लोकतांत्रिक देश हैं। इनमें से प्रत्येक देश में न्यायपालिका को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई है। तीनों देश एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, ईमानदार और कुशल न्यायपालिका स्थापित करते हैं। इन देशों में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जहाँ न्यायपालिका अन्य दो अंगों से हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहती है। क्वेश्चन नंबर 19, चर्चा कीजिए कि भारत का संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत में संघ और राज्यों की निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय देश की लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन करता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। पहला है संवैधानिक स्थिति। भारत का संविधान अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। यह प्रावधान आयोग की एक संवैधानिक स्थिति सुनिश्चित करता है। आयोग की शक्तियों और कार्यों को संविधान द्वारा परिभाषित करता है, जिन्हें देश के किसी अन्य सार्वजनिक संसाधनों द्वारा कम या समाप्त किया जा सकता है। कार्यकाल की सुरक्षा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर या तो साबित कदाचार अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के पश्चात पर अपना पद धारण नहीं करता, यद्यपि उसे राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता है। इनका चौथा, निश्चित सेवा शर्तें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें में उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई भी आलापकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पांचवा, निर्वाचन प्रक्रिया का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन में अभिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्थगन, निरस्त्रीकरण, मतों का पुनर्गठन, पक्षपात रहित व्यवहार सुनिश्चित करने के अधिकारियों के स्थानांतरण आदि के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति है। हालांकि निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र कामकाज के संबंध में कुछ समस्याएं विद्यमान है। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर की जाती है, इसलिए संभावना बनी रहती है कि सत्ताधारी दल किसी समर्थक व्यक्ति को आयोग में नियुक्त कर देंगे और जो चुनाव
में उस 10 का पक्ष ले सकता है। हालांकि साथ ही संविधान के सेवानिवृत्त होने के बाद और निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। निष्कर्षहीन समस्या के बावजूद विगत वर्षों में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में उभरा है। साथ ही इसने अपनी शक्तियों का उपयोग निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया है। आयोग ने निर्वाचन प्रक्रियाओं की पवित्रता की रक्षा और निष्पक्ष तटस्थता के रूप में तटस्थ तरीके से काम किया है। देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। यदि भी विधायिका और न्यायपालिका बीच शक्तियों का पृथक्करण मौजूद है, लेकिन न्यायिक सक्रियता ने इस अवधारणा को धुंधला कर दिया है। चर्चा कीजिए। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की परिकल्पना इस बात पर आधारित है कि सरकार के एक अंग को अन्य अंगों के कार्य और क्षेत्राधिकार के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संविधान में स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है ताकि एक अंग दूसरे के कार्य में अतिक्रमण न कर सके। भारतीय संविधान के तहत विधायिका और न्यायपालिका भी शक्ति प्रकरण संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 122 और 212 भारतीय संविधान इन अनुच्छेदों के तहत न्यायालयों को संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई की जांच करने से प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 121 और 211 ये अनुच्छेद प्रावधान करते हैं कि संसद, राज्य विधानमंडल में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए और किए गए आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती है। हालांकि संसद, राज्य विधानमंडल के न्यायाधीश को हटाने के उद्देश्य प्रस्तुत प्रस्ताव जारी चर्चा की जा सकती है। हालांकि भारत में न्यायिक सक्रियता के विकास के चरण में कई बार न्यायपालिका द्वारा संसद की शक्तियों का अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है। न्यायपालिका के विभिन्न रूप से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को धुंधला करने की आलोचना की गई है। पहला है जनहित याचिका और रिट याचिका के माध्यम से। न्यायपालिका द्वारा जनहित याचिका और रिट याचिका के माध्यम से अक्सर विधानमंडल की भूमिका का अतिक्रमण किया गया है। यह अतिक्रमण प्रायः सार्वजनिक हितों की क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी कार्रवाई के नाम पर किया जाता है। पहला एग्जाम्पल विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्यवाद 1947 विवाद में उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के प्रति न्यायोचित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यस्थल पर पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश निर्धारित किया और कहा है कि इसमें कहा कि दिशा निर्देश को संसद द्वारा लैंगिक समानता के प्रवर्तन के लिए कोई कानून पारित किए जाने तक एक कानून के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार न्यायालय इन्हें विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया विधायिका द्वारा तैयार किए गए कानून को न्यायिक समीक्षा से गुजरना होता है। न्यायिक समीक्षा के तहत कानून की उचित प्रक्रिया का निर्धारण करने वाली न्यायपालिका की व्याख्या पर निर्भर होता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में उच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत संसद की संवैधानिक संशोधन की शक्ति को एक एक प्रकार से सीमित करता है। इसी तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया था। न्यायालय के इस कदम को न्यायिक अतिक्रमण के रूप में देखा गया है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को 99 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। सदन की कार्यवाही को निर्देशित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 212 के बावजूद न्यायपालिका द्वारा अक्सर विधायिका की कार्रवाई को में हस्तक्षेप किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए झारखंड विधानसभा मामले में उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा को विश्वास प्रस्ताव को संचालित करने का आदेश दिया। साथ ही न्यायालय ने अध्यक्ष को निर्धारित कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही करने और किसी अन्य कार्य पर विचार न करने का आदेश दिया। न्यायिक सक्रियता न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य अंगों को जनता के प्रति सौंपे गए संवैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित या बाध्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। साथ ही यह लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करती है और कानून के शासन में लोगों को विश्वास को पुष्ट करती है। इसलिए न्यायिक सक्रियता अल्पावधि में एक स्वागत योग्य उपाय हो सकता है, लेकिन हालांकि यह न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच एक अत्यधिक महीन विभाजन रेखा है जिसे न्यायपालिका को ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा न्यायिक अधिकारी और संविधान स्वयं संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन कर देंगे। यहाँ पर ये रिवीजन का टेस्ट था पहला मेंस का पॉलिटी का, जो कि ख़त्म होता है। इसमें 20 क्वेश्चन थे, हमने अच्छे से इसको किए। और अगर आपको हम चीज़ें समझ में आई हो या ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।